Hello students. In class 9th you have economics. Before that in class 8th you people have studied social science with civics, history and geography. This year in class 9 there is one more additional subject is there, that is economics. First of all I want to explain you why do you study, what is the meaning of economics. Actually economics is a social science which deals with प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से रिलेटेड होता है. देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो मैंने आपको इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में ये समझाया कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. One more word is there, economy. Economy, what is the meaning of economy? To deal with the wealth or to deal with the money. अभी क्लास 9th में आपके लिए इतना मीनिंग पर्याप्त है. अब what is the purpose of this economics to introduce you people in class 9th? Now you all are growing up. आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो ये उसका बेसिक है. अब आपका जो लेसन है या आपका जो चैप्टर है, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. सी दिस विलेज पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. हाइपोथेटिकल, लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दिस. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी या कल्पनात्मक. जी हाँ, यह आपको केवल यह बताने के लिए है कि हमारा जो भारत है वो टोटली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक वेल डेवलप्ड विलेज में किस प्रकार से होता है उसके बारे में द विलेज ऑफ पालमपुर आपको बताएगा. और इसीलिए आपको एक वेल डेवलप्ड विलेज की को इमेजिन करना है. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट पालमपुर. पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेज ऑफ इंडिया. मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि ये एक इमेजिनरी विलेज है. यू विल हैव टू इमेजिन अबाउट इट एंड विद दैट gradually we will be able to understand what is the meaning of a developed village. So first of all a small introduction of Palampur. Palampur में 450 families हैं. इन 450 families में से 80 families के खुद के पक्के मकान हैं और they have well developed irrigation, they have well developed lands, and there are SCs or Dalits also in Palampur. These SCs, they are living in, they are 1/3 of the total population, and these SCs are living in kacha houses. That means they are not in good condition. जी हाँ, पालमपुर जो विलेज है वहाँ पे 450 फैमिलीज़ रहती हैं और वहाँ के 80 लोगों के पास खुद के मकान हैं. वो संपन्न लोग हैं, उनकी खुद की खेती है, उनके यहाँ लैंड लेबरर्स काम करते हैं और इस तरह से वो अपना सर्वाइवल करते हैं. और एससीज या दलित्स जो है वो 1/3 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है. उनकी कंडीशन पुअर है. दे आर नॉट हैविंग देयर ओन लैंड्स. In fact, they are going to work on others' lands. Now, we will go for the factors of production. जी हाँ, actual purpose of this lesson in your syllabus is only to introduce you people with the production factors of production. What do you mean by production? We all know that production means it is an activity that gives the required goods and services. हमको जो दैनिक यूज़ में या डेली यूज़ में हमको जो गुड्स और सर्विसेज लगती हैं उनको प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड प्रोडक्शन. देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट इज लैंड. लैंड के साथ आता है वाटर, मिनरल एंड फॉरेस्ट. वो इसी के साथ कंबाइंड रहता है. Second है labor. Labor, as we all know, for each and every work we need workers. We need workers and laborers.
यहाँ पे आपको नॉन स्किल्ड, स्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड दोनों तरह के वर्कर्स को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वही स्किल्ड काम कर सकते हैं। देखिए, यदि कहीं मकान बन रहा है, मान लीजिए पालमपुर में कहीं एक मकान बन रहा है, तो केवल मिट्टी, ईंट और गारा ले जाने के लिए अनएजुकेटेड लेबर कैन वर्क, आप समझ सकते हैं। पर यदि कहीं मेजरमेंट लेना हो या मिस्त्री का कोई काम हो, तो फॉर दैट वी नीड एजुकेटेड पीपल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड और एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड वर्कर्स। हियर द थर्ड इज फिजिकल कैपिटल। हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन के 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। व्हाट इज द फर्स्ट वन? लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल, है ना। फिजिकल कैपिटल दे आर टू फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जितने भी टूल्स होते हैं, आपकी फैक्ट्रीज होती हैं जिनका यूज़ प्रोडक्शन के लिए साल दर साल कंटिन्यूसली किया जाता है, वो सारे टूल्स, वो सारे फैक्ट्रीज, कंप्यूटर्स, मशीन्स, these all things come under this fixed capital। तो आपको समझ में आया फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? नाउ द नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, किसी भी गुड को बनाने या किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए रहती हैं, उसमें रॉ मटेरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। विद दैट मनी इज़ ऑल्सो very important. So these are working capital. Now the fourth factor of production, that is human capital or enterprise. Human capital or enterprise is needed to make together these 3: land, labor and physical capital. Human capital is needed to enterprise them, and in this way human capital can help in the production by combining land, labor and physical capital. So we are going, as I told you, production and its 4 factors. First is land. Land includes forest, water and minerals. Labor, skilled laborers, unskilled laborers. Physical capital are 2: fixed capital, all the machineries and buildings and factories. Working capital, money and raw material. And fourth is the most important, human capital, which combines these all factors for the production of goods and services. Till now we studied factors of production and factors of production. अब हम ये देखेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग इन पालमपुर में एग्रीकल्चर या फार्मिंग कैसे किया जाता है। उसके पहले वी मस्ट नो दैट द लैंड फॉर द फार्मिंग इन पालमपुर इज़ फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब निश्चित लैंड है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है। ये ज़रूर है कि पालमपुर में जो वेस्ट लैंड्स थे उनको कन्वर्ट किया गया, पर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कन्वर्ट किया गया, और इसी कारण जो लैंड है पालमपुर का, या कृषि योग्य या खेती योग्य जो भूमि है, वो निश्चित है। इसका मतलब पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ लैंड इंक्रीज़ नहीं हो सकती, नहीं हो पा रही है। कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो उतनी ही है, पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी ऑल नो दैट। सो व्हाट शुड बी डन? तो उसके लिए क्या किया गया है? One way to grow from the same land, one way to grow more from the same land. कृषि योग्य वो जो भूमि होती है, उसी भूमि से या उसी लैंड से ज़्यादा क्रॉप्स यील्ड करना, ज़्यादा फसलें प्राप्त करना। ठीक, इसके लिए व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर दैट? द रेमेडी इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स विद इन 1 year one farmer gets more crop from the same land, and that is called multiple cropping. So in Palampur
in Palampur during the rainy season or kharif, farmers they grow jowar, bajra, and after that they cultivate potato also. In this way they do multiple cropping. Then traditional and modern farming methods. Actually टिल 1960 तक पालमपुर में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाया था. उसका एक रीज़न था द फार्मर्स वेर यूजिंग द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ फार्मिंग, बट आफ्टर दैट दे स्टार्टेड यूजिंग ऑफ HY high yielding varieties of seeds. They produced more greater amounts of the crops. In this way, farming in Palampur was successfully done. What is the reason for that? When the land was fixed, the land is fixed, still people of Palampur or farmers of Palampur, they have searched the way to grow more from the same land. What is that? मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया, एक साल में दी गई ज़मीन या जितनी ज़मीन होती है उसमें एक से अधिक फसलें लेना, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं. ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. 1960 तक पालमपुर में ट्रेडिशनल मेथड चलते थे. उसके बाद यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का जब यूज़ होने लग गया, उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए और इसके कारण पालमपुर में एग्रीकल्चर ग्रो ज़्यादा होने लग गया या प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया. अब इसका व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दैट? देयर आर टू रीज़न. वेल डेवलप्ड इरिगेशन. You all know the meaning of irrigation, but how can it be? Well developed irrigation means well developed management of electricity. It means Palampur has a very good management of electricity, and due to this they get very good irrigation management, and because of that they get multiple crops. And this is the reason why Palampur has become a very progressive village. So, use of HYV seeds helped the farmers of Palampur to get more products or to get more crops. Till now we have read about fixed land, multiple cropping. Now the next point is sustenance of land. Before that, you should understand what is the meaning of sustenance. Sustenance means sustainability or maintenance of the land. क्या होता है, बहुत ज़्यादा खेती के लिए यदि लैंड यूज़ कर ली जाती है तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है या अफेक्ट होता है. सस्टेनेंस ऑफ लैंड मतलब ओवर यूज़ ऑफ लैंड. दिस ओवर यूज़ ऑफ लैंड एंड प्लस overuse of chemical fertilizers, they decrease the fertility of the land, and because of use of so much chemical fertilizers, pollution of water becomes very important for us, because groundwater, rivers, lakes, all these water are getting polluted by overuse of the chemical fertilizers. Now, due to these chemical fertilizers, what effects we have? First, our land fertility of our land is decreases. Second, water is getting polluted, and third, distribution. This due to the chemical fertilizers, fertility of the land decreases. How it affects the microorganisms of the soil, and because of that, soil loses its capacity. And for that we must use the land after some time. But in Palampur this problem is continuous. Next is distribution of land. As I told you, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1/3 of Dalits they are having no lands. उनके पास किसी प्रकार की ज़मीन नहीं है. 240 families of that of Palampur, they have some 2 hectares land per head, but others like some big people, or what should you say, big shots of the village, they have 10 hectares of the land. And because of this distribution of land, those are having
their own big lands. Poor farmers, they do labor work there. Some families, they do their farming on their own lands, but those are the very poor labor, as Dalit or SCs, they are not able to do farming because they don't have their own lands. So in this situation, they used to work on others' farms. Next, selling of farm products. When the products comes or when the crops or yields they come, that time the small farmers, it becomes like a chain. Do you understand? This becomes like a chain. Like small farmers, they will go to the medium and large farmers. They will sell their products to medium and large farmers. These medium and large farmers, they will sell their products to the market. And after that, from the market, the traders, they buy their products and they sell it to the shopkeepers of different villages and cities. But before that, when the products come, whatever the farmers they want to use for their own, they keep it aside. वो अपने लिए जो फसल होती है उसमें से अपने उपयोग के लिए फसल निकाल लेते हैं. उसके बाद जो सरप्लस होता है या जो अतिरिक्त फसल होती है, अतिरिक्त क्रॉप्स होती है, उनको वो जो छोटे फार्मर्स रहते हैं वो मिडिल और बड़े फार्मर्स को बेचते हैं. ये जो फार्मर्स रहते हैं ये मार्केट में जाकर इन फसलों को बेचते हैं. इन फसलों को ट्रेडर्स या बड़े व्यापारी खरीदते हैं और वो शॉपकीपर्स के थ्रू या शॉपकीपर्स को बेचकर इस प्रोडक्ट को हर जगह भेजते हैं. आप ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, आप इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ धन का लेन देन पूरी तरह से चलता आ रहा है. मैंने आपको बताया था कि दिस इज इकोनॉमिक्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू यू इन योर क्लास. तो दिस इज द रीज़न दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, because villages are the part of India. And through the given example of the story of Palampur, you will be able to understand how it works. Now, selling of farm products, as I told you. Till now, I told you about Palampur. So just take an overview, because only about farming I will say. After that, except farming, there are non-farming activities also. We will read it just about after some times. The very first thing, as I told you, this is the revision I am giving to you. पालमपुर एक छोटा सा गांव है जो कि हाइपोथेटिकल है, जिसकी हमने कल्पना की है. अब ये आपके इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आपको 9th क्लास में ये समझाना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है या इकोनॉमी कैसे चलती है. इट्स ए पार्ट ऑफ दैट. एक विलेज में किस प्रकार से गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजम्पशन होता है. उसके लिए प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था. फर्स्ट वाज लैंड, देन लेबर, देन फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में 2 थे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल वो कहलाता है जो मशीन्स, टूल्स होते हैं और जिनका सालों साल हम यूज़ करते हैं. और वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल और मनी. ठीक. उसके बाद मैंने 4th पॉइंट आपको बताया था ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्राइज. लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए या उसका सही तरीके से यूज़ करने के लिए ह्यूमन कैपिटल या फिर एंटरप्राइज की ज़रूरत होती है जो इसको इकट्ठा करता है. उसके बाद हम आए थे कि पालमपुर में लैंड फिक्स्ड है. लैंड फिक्स्ड का मतलब मैंने आपको ये समझाया कि फिक्स्ड लैंड यानी वहाँ पे खेती योग्य या एग्रीकल्चर योग्य जो भूमि है वो 1960 के बाद बढ़ी नहीं है. वहाँ पे ज़रूर कुछ वेस्टलैंड की ज़मीन, वेस्टलैंड्स थे जिनको ज़रूर कल्टीवेशन के लिए यूज़ करना शुरू किया गया है, पर एक्सेप्ट दैट उसके अलावा कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है जिससे कि पर पॉपुलेशन बढ़ी है. यहाँ ये बात नोटिस करिए कि एग्रीकल्चर की ज़मीन नहीं बढ़ी है पर पॉपुलेशन बढ़ी है. और इसकी पूर्ति करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज़ किया गया है. मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही साल में एक ही ज़मीन से एक से ज़्यादा फसल लेना. ठीक है. खरीफ, रबी, हर मौसम की अलग अलग जो फसलें हैं उनमें मल्टीपल क्रॉपिंग के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया है. तो क्रॉप्स या यील्ड्स या
प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ हेल्प की गई है। पालमपुर में अच्छी फसल होने के लिए वेल इरिगेशन है, वेल इरिगेशन के लिए वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है। वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक हेल्थ केयर सेंटर है। ये सारी चीज़ें आपको बताने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के या मनुष्य के सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो पालमपुर में हैं। उसके बाद हम आए थे मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग में। उसमें ये तरीका था कि हाई यील्ड वैरायटीज़ के सीड्स लोगों ने यूज़ किए वहाँ के, और उनको ज़्यादा फसल मिलने लगी। उसके बाद और एक समय ऐसा आया जिसमें ओवर यूज़ ऑफ लैंड होने के कारण पालमपुर में जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम होती गई। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल fertilizers, they made the pollution in groundwater, river, wells. ठीक। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कैसा था। देन द लास्ट इन फार्मिंग इन पालमपुर वॉज सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब ये तो हुई फार्मिंग एक्टिविटी। अब क्या केवल फार्मिंग की एक्टिविटी पे ही पालमपुर के लोग सर्वाइव कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। सम एक्टिविटीज़ आर देयर जो फार्मिंग की नहीं है, जिसको हम कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। नाउ द फर्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो चाहे आप पापड़ बनाने की बोल सकते हैं, चाहे कुछ छोटे छोटे कामों की बोल सकते हैं, छोटी चीज़ें बनाने की। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जनरली फैमिलीज दे यूज़ वर्कर्स फ्रॉम देयर ओन फैमिली, दे डोंट हायर लेबर्स। तो फर्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। सेकेंड इज डेयरी। डेयरी आप जानते हैं, डेयरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट non-farming activity in villages. It is a source of earning money. एनिमल मिल्क को प्रोड्यूस किया, हार्वेस्टिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और उस एनिमल मिल्क को यूज़ किया जाता है और उसको या तो गांव से शहरों में बेचा जाता है या उसको पाश्चरीकृत किया जाता है या उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है, जैसे भी। थर्ड इज ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन यानी when people or things are ferried from one place to another place, like small buses, autos, tempos, इसके कारण भी villages के जो लोग हैं वो survive करते हैं। The last one is shopkeeping. Shopkeeping in villages, there are many kinds of shops but small on small scale. हियर यहाँ पे आप शहरों में देखते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शॉप्स होती है, पर जनरली गांव में क्या होता है, गांव में एक ही शॉप पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको किराना भी मिल जाएगा, इवन यू कैन गेट वेजिटेबल्स ऑल्सो। दीज ऑल थिंग्स दे यूज टू अर्न मनी एंड दीज ऑल एक्टिविटीज़ लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेयरी, ट्रांसपोर्टिंग एंड शॉपकीपिंग, दीज ऑल आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर। The purpose of this lesson in your class is that you should be able to understand how farming and non-farming activities are done in any village or in any developed village. So you will be able to understand the economy of the small village. Thank you.